हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक लॉ इजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सचेंज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज टॉपिक आपका आएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो इसमें जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें सेक्शन 118 से लेकर 121 आपके एक्सचेंज के बारे में बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आज इसके जो टॉपिक आपका है, डेफिनेशन है, साथ साथ में आपका जो एसेंशियल्स आपका जो होता है कि एसेंशियल कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होती हैं एक्सचेंज के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम इस आपका जो वीडियो है इसमें। और इसमें बेसिक्स, मतलब बेसिक फॉर्म में, बहुत जनरल सेंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन 118 से लेकर सेक्शन 121 को कम्प्लीटली बेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ में भी और उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आपका एक्सचेंज की तरफ। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है वो आपका सेक्शन 118 जो है टीपीए का, वो आपका बताता है किसकी डेफिनेशन, एक्सचेंज की डेफिनेशन। तो ये क्या कहता है कि व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, नाइदर थिंग नॉर बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली। तो ये कहते हैं कि जब दो पर्सन म्यूचुअली, मतलब एक दूसरे के साथ एग्री करके, फाइन, एक दूसरे की रजामंदी होती है, किसी एक चीज़ की ओनरशिप के बदले दूसरी चीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं, फाइन। जैसे आपका मान लीजिए ए है, ए ने आपका बी को अपनी किसी चीज़ का ओनरशिप दिया और बदले में बी ने भी उसे अपनी किसी चीज़ का ओनरशिप दिया। और ये जो भी चीज़ आपकी जो ट्रांसफ़र हो रही है ए से बी और बी से ए की तरफ, ये आपका बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि ये आपका मनी हो, फाइन। इसमें से कोई भी चीज़ आपका मनी नहीं है, फाइन। मनी मतलब उसको हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि एक की जो वैल्यू है उतने ही वैल्यू की दूसरी चीज़ उसको मिली है, ओके। या से हम मॉनेटरी फॉर्म में उसे हम रख के नहीं देखेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन आपका एक्सचेंज कहलाता है। Absence of transfer of possession would not prevent exchange of from being an exchange। तो अगर मान लीजिए किसी आपका ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन नहीं हो रहा, मतलब किसी चीज़ का ट्रांसफ़र तो किया गया है बदले में, मतलब उसको एक दूसरे के चीज़ दूसरी चीज़ के बदले में से एक्सचेंज तो किया गया है, बट उसमें पोजेशन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक्सचेंज नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन हो या ना हो, फाइन, एक्सचेंज आपका कहलाएगा। नाउ इट इंक्लूड्स एक्सचेंज रिलेटिंग टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली तो आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के से रिलेटेड डील करता है, उसके ट्रांसफ़र से रिलेटेड डील करता है। पर यहाँ जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, एक्सचेंज में जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी एक्सचेंज हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले किसी दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सचेंज हुआ, फाइन। ये भी हो सकता है कि ए ने क्या करा, इमूवेबल प्रॉपर्टी दी और बी ने उसे मूवेबल प्रॉपर्टी दी। दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं और दोनों ही आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं। Now, inequality between values of exchange property is not a valid ground to discard exchange। तो ये पॉइंट कहता है कि आपका जो एक्सचेंज है उसको डिस्कार्ड करने के लिए, मतलब उसको कैंसिल करने के लिए जो आपका एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यूज़ में जो इनइक्वालिटी होती है वो एक वैलिड ग्राउंड नहीं है। मतलब आप इस बेस पर कि जो भी आपके थिंग्स आपका एक्सचेंज हुई हैं दो लोगों के बीच में, उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस था, इस बात पे आप एक्सचेंज को इनवैलिड नहीं करार दे सकते हो या उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आपके इसके एक्सचेंज के। ए ट्रांसफ़र अ हाउस एक्स टू बी। तो ए ने क्या करा, ए ने एक हाउस ट्रांसफ़र करा, किसको, बी को। ए ने क्या करा, हाउस ट्रांसफ़र करा बी को, इस हाउस को कह दिया एक्स। इसके बदले में बी ने उसे क्या ट्रांसफ़र करा, एक कोई लैंड या कोई फील्ड उसे ट्रांसफ़र कर दी, किसको, ए को, फाइन। इसको हमने कह दिया वाई। तो ये कहता है आपका नाइदर हाउस एक्स नॉर फील्ड वाई कैन बी सेड टू द प्राइस ऑफ अदर। तो इनमें से, इन दोनों में से ही, चाहे वो आपका हाउस है चाहे आपका
लैंड है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेम जो प्राइस, या कह सकते हैं जो उसकी जो आपका हाउस की वैल्यू थी वही वैल्यू आपकी लैंड की भी थी और इसलिए इन दोनों का एक्सचेंज हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है हाउस की वैल्यू ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है कि जो लैंड उसने एक्सचेंज किया उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो इस इनइक्वालिटी के बेस पे इसे एक्सचेंज होने से नहीं रोका जा सकता, ये मतलब इस बात से नहीं डिनाई किया जा सकता कि ये एक तरीके का एक्सचेंज है। फाइन। अब दूसरा क्या है, देखो ये हम कह रहे थे ना मनी मनी नहीं होना चाहिए, पर कई बार पर क्या होता है आपका मनी किस फॉर्म में हो सकता है, देखा है आपने, जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ की करेंसी चाहिए होती है, तो वहाँ की करेंसी के लिए क्या करते हैं हम जितने भाई अपने पैसे जमा कराएंगे उतने ही वैल्यू के करेंसी नोट्स हमें मिल जाएंगे, वहाँ की करेंसी हमें मिल जाएगी। तो ये आपका ए क्या कहता है, ए ने 100 रुपीज़ का नोट दिया, ठीक है ना, सर इसे दोबारा लिख लेते हैं। ए जो है उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया, करेंसी नोट दिया, किसको, बी को दिया। फाइन। बी ने क्या दिया उस इस टर्न में, इसके टर्न में उसने 100 रुपीज़ के कॉइन दे दिए। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये आपका एक्सचेंज। फाइन। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है ओनरशिप का, वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना चाहिए। फाइन। कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। अ ट्रांसफ़र विच इज़ अ फैमिली एग्रीमेंट इज़ नॉट अ एक्सचेंज। कोई भी ट्रांसफ़र जो फैमिली एग्रीमेंट होता है ना, वो आपका एक्सचेंज नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो देखिए प्री एग्जिस्टिंग जो भी है उसमें कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही है ना, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही, वो प्री एग्जिस्टिंग जो था उसी के बेस पे आपका बोलते नहीं है, कोई फैमिली के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है। If one party transfer the ownership of property to other party, but that party does not, then it is also not exchange. अगर अगर मान लीजिए एक पार्टी जो है, मान लीजिए जैसे ए है ना, ए ने तो अपनी किसी चीज़ की ओनरशिप बी को दे दी, बट बी ने नहीं दी, तो ये भी एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। तो सर एक तो हो गया आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, दूसरा है आपका ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर दी ओनरशिप ऑफ अनदर। मतलब जो भी आपकी ओनरशिप किसी एक चीज़ के बदले दूसरे की ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो इसमें आपका देखिए पोजेशन जो है, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन मैंडेटरी नहीं होता है। अभी बताया था ना आपको कि अगर आपका ओनरशिप जो है, एक चीज़ की ओनरशिप दूसरे को आप दूसरी चीज़ की ओनरशिप के बदले एक्सचेंज की जा रही है, तो आपका उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन मैंडेटरी नहीं है। मतलब सिर्फ इस बेस पे कि ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है, एक्सचेंज को डिनाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो एक्सचेंज हुआ है ना, एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप जो हुआ है, उसके प्रूफ की ज़रूरत है, ठीक है ना, उसका प्रूफ ज़रूरत होगा कि भाई हाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई है। मैनर एंड मोड ऑफ एक्सचेंज, ये आपका तीसरा एसेंशियल है कि क्या मैनर होना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपका एक्सचेंज जो है वो आपका इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इसमें आपका जो सेक्शन 118 है ना, सेक्शन 118 ऑफ टीपीए, उसका सेकंड पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो वो बताता है कि एक एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड इन सेम मैनर एज अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का जो एक्सचेंज है वो उस सेम तरीके से किया जा सकता है जैसे कि किसी प्रॉपर्टी की सेल का तरीका होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल, ट्रांसफ़र ऑफ proprietary interest in certain lands for the equity of redemption in respect of another land is an exchange। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी को ना इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, मतलब बोलते नहीं है कंपनसेशन, हाँ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन के तौर पे, ठीक है ना, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन के तौर पे या उसके बदले अगर कोई अपना प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र करता है, किसी लैंड का प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र करता है किसी पर्सन को, तो वो आपका एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए ए है ना, ए जो है उसने क्या करा, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन के लिए क्या करा, अपने किसी लैंड का, मतलब किसी बोलते ना किसी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, मान लो बी से उसे कोई प्रॉपर्टी रिडीम करनी थी, तो उसने क्या करा, वो प्रॉपर्टी तो ए को चाहिए थी, उसको वो प्रॉपर्टी रिडीम करनी थी, तो उसने क्या करा, अपनी ना किसी दूसरी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट था वो किसको दे दिया, वो
ए को दे दिया, तो ये भी आपका एक्सचेंज कहलाएगा। नाउ अब इसमें कंडीशंस है कि अगर मान लीजिए कि जो दोनों चीज़ें जो है वो अगर मूवेबल है, फाइन, इफ़ बोथ द थिंग्स आर मूवेबल, मतलब आपका जो एक्सचेंज हो रही है वो दोनों ही चीज़ अगर मूवेबल है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में क्या होगा कि देन द एक्सचेंज कैन बी अफेक्टेड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द थिंग्स टू ईच अदर। तो अगर दोनों ही चीज़ आपकी मूवेबल है तो उसमें आपका डिलीवरी ऑफ पोजेशन के ज़रिए आपका एक्सचेंज आपका इफेक्ट में आएगा। पर मान लीजिए कि एक उसमें से कोई एक ही चीज़ इमूवेबल है, मतलब मान लीजिए कि जो ए ने ट्रांसफ़र करी बी को वो आपकी मूवेबल है, ठीक है, और जो बी ने ट्रांसफ़र करी वो आपकी इमूवेबल है। तो इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज कैन बी इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, है ना। जो एक्सचेंज होगा वो किसके ज़रिए होगा, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होगा। और रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ जुलाई एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। फाइन। तो रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ पब्लिक ऑफिस विच गिव्स इट लीगल वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी। फाइन। अब हम बात करते हैं रेमेडी। तो ये आपका सेक्शन 119 जो है ना वो रेमेडी बताता है। किस चीज़ की रेमेडी बताता है, रेमेडीज ऑफ पार्टीज टू एक्सचेंज, मतलब जो एक्सचेंज की जो पार्टीज़ है ना, जो भी दो पार्टीज़ हैं उनके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो सबसे पहले राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज। तो एक्चुअल में जो आपका सेक्शन 119 है ना वो आपका उसकी हेडिंग क्या लिखी है उसमें, राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज में जो भी उसे चीज़ मिल रही है, ठीक है ना, मिली है, उसके उसको बोलते नहीं उसको बोलते नहीं, उसको रिसीव होने के राइट से अगर कोई पर्सन डिप्राइव हो जाता है तो उसके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है, इफ़ द पार्टी हु रिसीव्स द प्रॉपर्टी विद अ डिफेक्टिव टाइटल सफ़र्स एनी लॉस और डैमेज बिकॉज ऑफ इट, such as losing the property to a third party who has a better claim to it, or being sued by someone who has a right to it, then he can hold the other party responsible for his loss and damage। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी, ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज की जो पार्टी है वो आपकी ऐसी प्रॉपर्टी रिसीव करती है जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, और इस डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है, उसमें कुछ आपका लूप होल रह गया, जो मतलब जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो एक्चुअल में उसकी ना हो, या उसके पास में उसने उसे पहले कहीं बेचा हो, भाई उसको कहीं मॉर्गेज किया हो, है ना, पर ये बात उसने उस पार्टी को नहीं बताई। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है उस प्रॉपर्टी का जो कि किसी पार्टी को, एक्सचेंज की पार्टी को रिसीव हुई है, और इसकी वजह से उसे कोई लॉस या डैमेज होता है, लॉस या डैमेज जैसे कि प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती है, किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाती है जिसके पास में ज़्यादा बेटर क्लेम है, या फिर कोई उसे स्यू कर देता है उस प्रॉपर्टी पे अपना राइट जताते हुए, ठीक है। तो इस केस में वो जो दूसरी पार्टी है ना, एक्सचेंज के लिए जो दूसरी पार्टी है ना, उसको लायबल ठहरा सकता है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, और उससे अपने डैमेज और लॉस की रिकवरी कर सकता है। फाइन। The party who suffers the loss or damage can either claim compensation from the other party for his loss or damage, or ask him to take back the property that he transferred and return the property that he received in exchange। तो अगर मान लीजिए जो पार्टी इस तरीके का लॉस या डैमेज आपका सफ़र करती है ना, उसके पास में क्या आपका रेमेडी अवेलेबल है कि या तो वो आपका कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, ठीक है ना, दूसरी पार्टी से कंपनसेशन क्लेम कर सकती है अपने किसी भी लॉस और डैमेज के लिए, या फिर वो दूसरी पार्टी को कह सकती है कि वो जो उसने प्रॉपर्टी उसको दी थी ना वो उससे वापस ले ले, और जो प्रॉपर्टी उसने उसको उससे ली थी उसे वापस कर दे। जैसे कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए ने आपका घर ट्रांसफ़र किया, क्या ट्रांसफ़र किया, हाउस ट्रांसफ़र किया था बी को, और बी ने ट्रांसफ़र किया था उसे अपना कोई लैंड। अब यहाँ पर क्या है, बी के पास में जो लैंड था ना, जो उसको बी ने जो लैंड दिया था ए को, उसका क्या निकल गया, लैंड का डिफेक्टिव टाइटल निकल गया, इस लैंड का डिफेक्टिव टाइटल निकल गया। फाइन। तो इस केस में क्या है, इस केस में ए जो है ना वो बी को कह सकता है कि भाई अपना लैंड तो तुम वापस लो और मुझे मेरा घर वापस दे दो। फाइन।
if he still has it or can get it back from someone else who got it from him without paying anything for it। तो ये आपका ये पूरा उसका मैंने आपको समझा दिया है। इसका मतलब क्या है कि द पार्टी हु सफर्स द लॉस और डैमेज कैन आइदर क्लेम कंपनसेशन फॉर द अदर पार्टी फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर हिज लॉस और डैमेज और आस्क हिम टू टेक बैक द प्रॉपर्टी दैट ही ट्रांसफर्ड एंड रिटर्न द प्रॉपर्टी दैट ही रिसीव्ड इन एक्सचेंज इफ़ ही स्टिल हैज़ इट or can get it back from someone else who got it from him without paying anything for it। तो ये कंडीशन जो मैंने बोला ना आपका कि अपनी प्रॉपर्टी जो उसने दी थी उसे वापस ले ले और जो उससे ली थी वो उसको वापस कर दे। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी कि जब वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास में एग्जिस्ट करती होगी। मान लीजिए जैसे ए है ना, ए ने मैंने क्या बोला था कि जो उसका हाउस है, लैंड है, बी का लैंड था, ए का हाउस। तो ए जो है मान लीजिए आपका ए को जो लैंड मिला है ना उसका डिफेक्टिव टाइटल है, तो वो ये कह सकता है बी को कि भाई मेरा घर दे दो और अपना लैंड मेरे से वापस ले लो। फाइन, लैंड वापस ले दो। पर ये तभी तो होगा कि जब बी के पास में वो आपका घर उस समय अवेलेबल होगा। हो सकता है भाई उसने कुछ और कर दिया उसका इंतज़ाम। फाइन, सपोज ए एंड बी एक्सचेंज देयर प्रॉपर्टीज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। A has a valid title to X but B has defective title to Y। तो ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए A जो है, A के पास प्रॉपर्टी है X और B के पास है प्रॉपर्टी Y। तो यहाँ पर X ये जो X है ना ये तो आपका सही है इसका टाइटल, पर जो Y है ना इसका टाइटल कैसा है, डिफेक्टिव। बिकॉज ही इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज फादर हु हैड फॉर्ज्ड द डॉक्यूमेंट्स। क्यों वाई का जो टाइटल है वो डिफेक्टेड किया है क्योंकि बी को जो भी प्रॉपर्टी मिली थी ना वो उसके फादर से मिली थी और जिन्होंने डॉक्यूमेंट जो है उनकी फॉर्ज किया, मतलब डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया था, मतलब उनमें गड़बड़ी करी थी, उसमें कुछ वो कर दी थी। डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं ना आपका फॉर्जिंग कहते हैं ना, गलत तरीके के दस्तावेज बनाना। नाउ सी हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ वाई। सी, अब इसका सी ये जो वाई है इसका सही राइटफुल ओनर कौन है, सी है, ठीक है ना। फाइल्स अ सूट अगेंस्ट ए, ठीक है ना। ये क्या करा इसने ना, स्यू कर दिया। किसको स्यू करा, ए को स्यू कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका बी ने ये किसको दे दिया था, ये आपका वाई किसको दिया था, ए को, और ए ने उसके बदले क्या दिया था, एक्स प्रॉपर्टी उसको दी थी। तो यहाँ आपका वाई का जो राइटफुल जो ओनर था वो कौन था, सी। तो सी किसको स्यू कर रहा है, ए को स्यू कर रहा है ना। एंड क्लेम्स वाई, अब इसमें क्या क्लेम कर रहा है, वाई को अपने लिए क्लेम कर रहा है क्योंकि वो उसका राइटफुल ओनर है। तो कोर्ट डिसाइड करता है सी के फेवर में, ठीक है, और ऑर्डर करता है ए को कि भाई वो वाई को हैंड ओवर कर दे वो प्रॉपर्टी ना। वो जो वाई है ना वो आप उस किसको हैंड ओवर करेगा, वो सी को हैंड ओवर कर देगा। इस केस में ए जो है उसको जो है ना, ए इज़ डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ही रिसीव्ड इन एक्सचेंज। तो यहाँ पर ए जो है वो उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड हो गया जो कि उसको बी ने दी थी एक्सचेंज में, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ बीज डिफेक्टिव टाइटल ए कैन देन स्यू बी फॉर हिज लॉस। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ए के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है क्योंकि वो बी को स्यू कर सकता है अपने लॉस और डैमेजेस के लिए, या फिर कंपनसेशन डिमांड कर सकता है उससे, या फिर वो बोल सकता है कि भाई जो वो प्रॉपर्टी एक्स उसने बी को दी थी ना वो उसे वापस कर दे। इफ़ बी स्टिल हैज़ इट और कैन रिकवर इट फ्रॉम समवन एल्स हु गॉट इट फ्रॉम हिम विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए जो है वो बी से अपनी जो प्रॉपर्टी एक्स जो उसने बी को दी थी ना उससे वापस मांग सकता है, कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। पर यहाँ पर क्या है, बी के पास में वो प्रॉपर्टी होनी भी तो चाहिए। पर अगर मान लीजिए बी के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसने किसी और को दे दी बिना के कुछ लिए उससे, मतलब बिना कुछ पेमेंट लिए, तो यहाँ पर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। मतलब ए जो है वो बी को उसको उसके ऊपर दबाव डाल सकता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी जिस बंदे को उसने दी है उससे वापस लेके उसे दे। फाइन, हाउएवर इफ़ ए एंड बी हैव एग्रीड इन देयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज दैट दे वुड नॉट होल्ड ईच अदर लाइबल फॉर एनी डिफेक्ट इन टाइटल or that they would not ask for the return of the property in case of any defect in title, then A cannot sue B for the B under the this provision। तो यहाँ पर कहता है कि इसमें एक कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि A और B जो है उन्होंने आपका कोई एक्सचेंज में किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया
जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई वो एक दूसरे को ना किसी भी अगर प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का डिफेक्ट निकलता है तो एक दूसरे को लायबल नहीं ठहराएंगे, उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, और ना ही प्रॉपर्टी को रिटर्न करने के लिए कहेंगे अगर प्रॉपर्टी में डिफेक्ट निकलता है तो। फाइन। तो इस केस में जो आपका ए है वो बी को स्यू नहीं कर सकता। अब आपका एक सवाल आता है कि इस पार्टीशन इज़ एन एक्सचेंज और नॉट, कि पार्टीशन आपका एक एक्सचेंज होता है कि नहीं। तो पार्टीशन, नो पार्टीशन इज़ नॉट एन एक्सचेंज, पार्टीशन आपका एक्सचेंज नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्सचेंज इज म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय टू पर्सन्स ऑफ टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है जो कि म्यूचुअल होता है दो लोगों के बीच में, किसी दो अलग अलग प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को लेके। पार्टीशन इज़ एन एग्रीमेंट बाय विच द सेवरल को ओनर्स होल्ड प्रॉपर्टी सेपरेटली। जबकि पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसमें जो आपके बहुत सारे को ओनर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं सेपरेटली, विच दे हेल्ड इन कॉमन पूल प्रीवियसली, मतलब जो कि उनके कॉमन पूल में था पहले। मतलब पार्टीशन में क्या है आपका, देखिए पार्टीशन में एक ही प्रॉपर्टी है ना, इसके सेवरल को ओनर्स हो सकते हैं, तो ये सेपरेटली इसको होल्ड करते हैं। भाई पहले एक ही था, बाद में सेपरेट हो गया। पार्टीशन डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बट ओनली अ चेंज इन मोड ऑफ होल्डिंग। तो पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है वो नहीं होता है, इसमें क्या होता है? सिर्फ चेंज ऑफ मोड ऑफ होल्डिंग होता है, इसलिए आपका जो पार्टीशन है वो आपका एक्सचेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में, और अगर प्लीज़ आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।